Sir, right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation, resettlement act. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त आप ये लाइव बुलेटिन देख रहे हैं संसद भवन के ठीक सामने से। वो संसद भवन अब जो जल्द ही इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। जी हाँ, ये पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और आज जो विशेष सत्र का पहला दिन था वो पूरी तरह से इस संसद भवन के अंदर आजादी के बाद से लेकर आज तक कौन कौन से ऐसे क्षण रहे हैं जो याद किए जा सकते हैं। वो क्षण, वो विधेयक, वो फैसले जिन्हें देश पर गर्व है। देश के तमाम प्रधानमंत्री, उनके कंट्रीब्यूशन पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। साथ ही उन लम्हों का भी उन्होंने जिक्र किया कि ना सिर्फ एक सांसद से लेकर बल्कि संसद भवन में कार्य करने वाले हर कर्मचारी तक सबका और उनकी पीढ़ियों का कितना योगदान रहा है इस संसद में। और कल नए संसद भवन में शिफ्टिंग होनी है। विशेष सत्र के दूसरे दिन से अब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से आगे के कामकाज होंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के बाद से लेकर आज तक के कार्यकाल को, संसद में हुए कामकाज को और सबके कंट्रीब्यूशन को किस रूप में याद किया और अपनी स्पीच में 50 मिनट की पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से अपनी इस अंतिम स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी मुख्य बातें कही, आइए आपको बताते हैं। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के डोर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष। तो आपने सुना किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने उस क्षण का भी जिक्र किया जब वो खुद पहली बार पार्लियामेंट आए थे देश के प्रधानमंत्री बनकर, और किस तरह संसद भवन में एंट्री से पहले सीढ़ियों पर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था। तो आज पुराने संसद भवन की इस बिल्डिंग से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना अंतिम भाषण दिया है और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गट्टू अशरफ है, हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनूप गुप्ता जी हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले रमेश ठाकुर जी, आप ही से सवाल। प्रधानमंत्री मोदी के इस 50 मिनट के भाषण को आप अगर उठाकर देखें तो आजादी के बाद से जब संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई थी तब से लेकर और आज तक के वक्त को प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से संकलित किया? देखिए आस्था, इनका जो आज लंबा स्पीच रहा एक बड़ा ऐतिहासिक रहा और जो हम देखते हैं कि अमृत काल से लेकर अब तक जो 75 साल हम लोगों ने बिताए उस यात्रा का आज अंतिम दिन समझा जाए, क्योंकि इसके बाद में एक पार्लियामेंट इतिहास में बिल्डिंग को ही नहीं कहो, एक नए युग का शुरुआत हो रही है। जो 50 मिनट का आपने जिक्र करा, अगर सही से एनालिसिस करो तो उसमें बिंदुवार तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमें सोचने पे मजबूर करता और उसको आगे ले जाने के लिए एक नई पीढ़ी के कंधे पे उन्होंने दारोमदार सौंपा है, उसको हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू आज हुआ तो उससे पहले तक क्या से लग रहे थे कि 3 अध्यादेश लाएंगे, लेकिन आज ये हो गया कि 3 नहीं 8 हो गए। तो अगर आप सही से देखो 3 × 8 तो 24 होता है। तो पूरा का पूरा जो खाका आता है 24 का आ गया है कि 24 में
इस पार्लियामेंट से आज से जो स्टार्ट चीजें हो रही हैं और नई नई चीजें जो सामने ला रहे हैं उससे कितना लिंक करता है, वो चीजें अब मुझे लग रहा है अगले 5 दिनों में हमें एक एक दिन करके दिखाई देंगी। लेकिन आज जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे हैं, उन्होंने अपने समय का उन्होंने सब हवाला दिया कि हमने मनरेगा से लेके एक एक ऐसी चीजें हम लोगों ने जो जनता के सामने रखी है। तो उन्होंने अपने जो 75 साल में जितना उनका कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल से लेके 9 साल का जो कार्यकाल है, सभी सांसद जो हैं आज याद कर रहे हैं कि आजादी का अमृतकाल यानी जो 75वां वर्ष चल रहा है, तो अब तक जिन जिन की सरकारें रही उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और संसद के माध्यम से उन्होंने कौन से ऐसे बड़े फैसले लिए जिसने देश को दिशा देने का काम किया। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच को खत्म किया, इस दौरान 3 बार पंडित नेहरू का नाम उन्होंने लिया और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र किया, उन्होंने इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम लिया, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया। तो दौर दर दौर उन्होंने ये तो कहा कि देश को गौरवान्वित करने वाले क्षण भी रहे, देश को दिशा देने वाले फैसले भी रहे और ऐसे बड़े फैसले भी रहे जिन्होंने आने वाले जनरेशंस के लिए एक नींव रखी, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो रिफॉर्म्स हो जीएसटी के रूप में, चाहे वो बांग्लादेश का मुद्दा हो या फिर अब देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मौजूदा सरकार का विजन। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग सभी नेताओं का जिक्र अपने भाषण के दौरान किया और उन्होंने उन पहलुओं का भी जिक्र किया जिसने देश की दिशा और दशा बदली है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया 370 के अनुच्छेद को हटाने का भी, एब्रोगेशन का भी उन्होंने जिक्र किया। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मोमेंट था जिसको काफी अप्रिशिएट भी किया गया। हालांकि फिलहाल अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किया। और वहीं साथ ही साथ पीएम मोदी ने अपने भाषण में तमाम नेता, खासतौर से नेहरू को उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब नेहरू का जिक्र आता है तो बहुत जो तमाम सदस्य हैं उनका भी मन करता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है देश के लिए, उसके लिए उनका मन करता है कि उनके लिए वो उनका अभिनंदन करें, उनके लिए तालियां बजाएं। जी, तो जाहिर तौर पर तमाम नेताओं का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं जो नई स्टेट्स का क्रिएशन किया गया, जिसमें उत्तराखंड शामिल है, झारखंड शामिल है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन तेलंगाना का जिक्र करते पीएम मोदी ने कहा कि जब ये नया राज्य आया था तो उसमें ऐसा माहौल नहीं बन पाया जो पहले के राज्यों के क्रिएशन के दौरान बना था। उसमें सेलिब्रेशन नहीं हो पाया, ना आंध्र प्रदेश में, ना तेलंगाना में। लेकिन इससे पहले उत्तराखंड की बात करें, झारखंड की बात करें, तो माहौल बिल्कुल अलग था। जी बिल्कुल। अशरफ, उन्होंने कई दिलचस्प बातें भी बताई कि इस पार्लियामेंट ने, आप देखिए, सबसे कम उम्र में सांसद बनकर पहुंचने वाली चंद्रमणि जी का भी जिक्र हुआ, जिक्र शफीकुर रहमान बर्क का भी हुआ कि जो 90+ जिनकी उम्र है और वो संसद में आज भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और उन्होंने पूर्व में किस तरह से कामकाज किया है। तो इसको लोकतंत्र की ताकत के रूप में प्रधानमंत्री ने किस तरह बताया? अब देखिए आस्था, ये प्रधानमंत्री की अपनी बहुत अलग क्षमता है। उन्होंने आज जो विपक्ष के आरोप होते हैं कि वो हमें बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते, लगातार नजरअंदाज करते हैं, उन सभी मिथक को तोड़ दिया। भले ही आज, क्योंकि आप इसे ये भी कह सकते हैं कि आज इस पुरानी संसद भवन का अंतिम दिन है, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है, तो हर जो बात वो कह रहे हैं वो इतिहास बन रही है। तो आज उन्होंने सभी को सम्मान दिया। उन्होंने 75 साल का जिक्र किया, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, अमृतकाल तक, और उसमें किस किस का योगदान है, कौन कौन आए, जितने सांसद आए, कम उम्र के सांसद हो या बुजुर्ग सांसद हो, उन सबको उन्होंने श्रेय दिया कि आज जिस राह पर भारत आगे बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से विकास की नई आयाम वो तय कर रहा है, इसके लिए सब लोगों को उन्होंने श्रेय दिया है, किसी एक को श्रेय नहीं दिया। यही एक आज प्रधानमंत्री की सबसे खासियत है। इसी वजह से उन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री है, पूर्व सरकार रही है, उनको भी एक एक करके उन्होंने उनके नाम गिनाए हैं। सभी प्रधानमंत्री, चाहे वो नरसिम्हा राव हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, वीपी सिंह हो, सभी के उन्होंने नाम लिए और सबको उन्होंने श्रेय दिया कि इन्हीं के सबके प्रयास से आज देश यहाँ तक पहुंचा है और आज नई इबारत लिखने के लिए जा रहा है। उसमें उन्होंने G20 का भी जिक्र किया कि जिस G20 के जरिए पूरी दुनिया में देश की एक साख बढ़ी है, हर आज भारतीय गर्व महसूस कर रहा है। तो वो सब चीजें उन्होंने गिनाई हैं और सबको साथ लेकर चलने की आज फिर उन्होंने बात की कि कल से हम नई संसद में जाएंगे तो नई सोच के साथ, नए विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। कि हमारी पीढ़ी या हम आज उस ब्रिज की तरह है, आज हम उस कनेक्शन की तरह है जो पुराने दौर को छोड़कर नए दौर में जो प्रवेश है उसके लिए एक तरह से ब्रिज बने हैं। अनूप हमारे बीच में है।
अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का आज 50 मिनट का भाषण आजादी के बाद से लेकर और अब अमृतकाल यानी 75 वर्ष तक एक ऐसे संकलित निबंध के रूप में क्या कहा जा सकता है कि रेफरेंस के तौर पर अगर कोई जानना चाहे कि 75 साल में पार्लियामेंट के माध्यम से देश में क्या बड़ा हुआ, चाहे वो बड़े फैसले हों, चाहे वो गौरवान्वित करने वाले क्षण हो, चाहे वो देश के लिए संघर्ष हो, चाहे उठने वाले सवाल हो, जिक्र इमरजेंसी का भी हुआ, जिक्र नोट के बदले वोट कांड जो हुआ था उसका भी हुआ, जिक्र बांग्लादेश का भी हुआ, जिक्र पंडित नेहरू का भी हुआ। बिल्कुल आस्था, देखिए आपको बता दूं कि ये वाकई ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक समय है, क्योंकि आज के बाद जो है पूरा संसद जो है वो नए सदन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक इसलिए भी है कि जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पॉजिटिव नोट पे पूरी बातें रखी है, जिस तरीके से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर शास्त्री और मनमोहन सिंह, तमाम जो कांग्रेस शासित राज्यों के प्रधानमंत्री हैं उनका बिल्कुल और अनूप, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल ला सकती है सरकार। ये बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, जैसे कयास से जो चर्चा में बहुत ऊपर था कि आखिर विशेष सत्र में क्या होने जा रहा है, उसको लेकर अब ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है कि बुधवार को महिला आरक्षण बिल संसद के विशेष सत्र में ला सकती है सरकार। रमेश ठाकुर जी, चर्चा में जो था कि आखिर क्या बड़ा होने वाला है, बहुत तरह के कयास थे, बहुत तरह की बातें थी, लेकिन महिला आरक्षण बिल भी उसमें से एक था और अब खबर आ रही है कि सरकार बुधवार को इसे ला सकती है। बड़ा कुछ होने वाला था, उसका पहला कदम आगे बढ़ गया है और जो आपने ब्रेकिंग भी चला दी है तो उससे पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण सरकार के लिए और सरकार के एजेंडे में कितना महत्वपूर्ण था। ये बीते 9 सालों में लगातार ये चर्चा होती रही थी कि जो भी पार्लियामेंट सेशन आएगा, ये पिछले से पिछले अगर जब मानसून सेशन की बात हो रही थी तो उस समय भी ये चर्चा हो रही थी कि हो सकता है मानसून सेशन में ही ये जो बिल है, विधेयक है, पास हो जाएगा, लेकिन यदा कदा कुछ ऐसा हुआ, चीजें नहीं हो पाई है। लेकिन अब बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि देखो सारे ताने बाने जो बुने जा रहे हैं वो 24 को लेके बुने जा रहे हैं। 2024 का जब चुनाव होगा उसमें आपको पता है आधी आबादी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट उसमें करेगी। बिल्कुल। तो उसमें कई चुनाव आप उठाकर देखें, चाहे राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, महिलाओं ने कहा जाता है जाति धर्म से ऊपर उठकर बीजेपी का साथ दिया है, वोट किया है। इसमें एक चीज खास तौर पर ध्यान रखते हैं बीजेपी इस वोट बैंक। इसमें एक चीज और ऐड करने वाली है कि ये जरूरी क्यों है, इस एनालिसिस को हमें करने की जरूरत है। देखिए जैसे 3 तलाक को जब खत्म करा उसके बाद में एक अल्पसंख्यक जो एक बड़ी आबादी थी वो मोदी की तरफ मूव करी। चाहे 22 का चुनाव आपने उत्तर प्रदेश का देखा होगा तो उसमें आप देखो कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। वही मूव आउट इस समय करे तो वो भी चाहते हैं। और अब इस महिला आरक्षण बिल का जब जिक्र हुआ है अनूप, तो यहाँ आपसे समझना चाहेंगे कि इसकी राह उतनी भी आसान नहीं रही है। ये कोशिशें एक बार यूपीए सरकार में भी हुई जब लोकसभा से इसको पास कराया गया था, लेकिन अब विशेष सत्र में इसका लाया जाना, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो आज INDIA गठबंधन का हिस्सा है, विपक्ष में है, वो चाहते हैं कि इसके अंदर आंतरिक आरक्षण भी हो। तो इसकी क्या व्यवस्था और क्या जवाब सरकार का? बिल्कुल आस्था, मैं आपको बता दूं कि अगर महिला आरक्षण बिल इस सत्र में आता है तो जाहिर सी बात है इसके पास होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें भी इस बात का जिक्र था कि महिला आरक्षण जो विधेयक है वो लाया जाए और उसको पास कराया जाए। और कल जो सर्वदलीय बैठक आस्था हुई थी उसमें भी तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी उनकी भी मांग थी, यानी कि विपक्ष के तरफ से किसी भी तरीके का अवरोध नहीं किया जाएगा और सत्ता पक्ष के तरफ से अगर ये बिल लाया जाता है तो जाहिर सी बात है इसको पास कराया जा सकता है। और यकीन जानिए आस्था, ये वाकई ऐतिहासिक हो जाएगा। और जिस तरीके से सरकार अमृत काल में ये विशेष सत्र बुलाई है, देखो इतना आसान नहीं है कि आप कह रहे हो कि कोई भी इतना बड़ा अगर कोई भी विधेयक आएगा विरोध नहीं होगा। विरोध तो देखो शुरू भी हो गया है, और विरोध क्यों ना हो, क्योंकि तो विपक्ष का काम है विरोध करना। तो जितने 8 जो विधेयक है उसमें विरोध तो देखो होना निश्चित है। और आप देखिए कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के बोलने से पहले एकदम से वहां हंगामा भी हो गया था, तो जाहिर सी बात है विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ उतरेगा, सरकार को घेरना चाहेगा। शैलेंद्र, यहाँ पर विपक्ष की बात की जाए तो कोशिशें बहुत हुई जानने की कि आखिर इस विशेष सत्र में क्या होने जा रहा है। सोनिया गांधी की तरफ से बाकायदा लेटर भी लिखा गया, लेकिन कहा यह गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बताया जाए, डिक्लेयर किया जाए कि होने क्या जा रहा है, सरकार क्या लाने जा रही है। लेकिन फिर भी अब जो जानकारी कंफर्म रूप से सामने आ रही है वो महिला आरक्षण बिल को लेके है। तो जाहिर सी बात है ये चर्चा में पहले भी था, तो विपक्ष ने भी रणनीति बनाई होगी। सरकार को किस तरह घेरेगा विपक्ष? देखिए आस्था, सबसे अहम बात यह है कि कल शाम को जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उस बैठक में
जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी है उनकी तरफ से बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा महिला आरक्षण बिल को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। हालांकि ये एक इंडिकेशन भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये अभी ऑन बोर्ड है या नहीं, ये बिल अभी आएगा या नहीं। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह जब पार्लियामेंट पहुंचने के बाद जब एड्रेस किया, जो पहला उनका संबोधन था मीडिया को, उसमें उन्होंने कहा था कि ये सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत निर्णायक फैसलों का ये सत्र हो सकता है। इस तरह की बात पीएम मोदी ने कही। तो इशारों में यह भी कहा जा सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये महिला आरक्षण कानून को लेकर बिल लाएगी या नहीं, इसको लेकर खबरें तो आ रही हैं, पहले भी इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि बिल कब आएगा, किस दिन आएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि बुधवार को आ सकता है। तो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक होगा अगर ये बिल सामने आता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस भी इसका समर्थन करती रही है। लेकिन ये रास्ता कितना हमवार होगा इस बिल को पारित कराने के लिए, लेकिन बड़ी पहल हो सकती है मोदी सरकार की अगले साल चुनाव से पहले। बिल्कुल। अशरफ, आपसे समझना चाहेंगे कि आज सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया और कहा कि रोने धोने के लिए तो बहुत वक्त है, लेकिन ये वक्त है ऐतिहासिक फैसलों का। मैं इस पर चर्चा आपसे करूंगी, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। कहीं मत जाइएगा, बड़ी कवरेज लगातार जारी है।